सभी को गुड मॉर्निंग। आपका एक बार फिर से स्वागत है अनिल डाका क्लासेज में। हम बात कर रहे थे 11 नंबर चैप्टर की श्वसन की। आज आपका ये चैप्टर जो है वो पूरा हो जाएगा। दो बड़े चैप्टर 10 और 11 नंबर प्रकाश और श्वसन बॉटनी के अंदर हम बात कर रहे थे। आज ये 10-15 मिनट का वीडियो है, उसके अंदर ये पूरा हो जाएगा। कल हमने लास्ट जो बात कर रहे थे वो श्वसन गुणांक की कर रहे थे। किसकी कर रहे थे? श्वसन गुणांक की बात कर रहे थे। RQ जिसको शॉर्टकट में बोला जाता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था श्वसन गुणांक की परिभाषा जो होती है वो CO2 का आयतन तथा O2 के आयतन का अनुपात क्या कहलाता है? आयतन का अनुपात क्या कहलाता है? RQ कहलाता है। ये हमने बात की थी और हमने कुछ जो श्वसनाधार थे उनकी RQ भी निकाली थी। कुछ श्वसनाधार थे जिनके हमने RQ निकाली थी। वो कौन कौन से थे? कार्बोहाइड्रेट की बात हमने कर ली थी, वसा की बात कर ली थी, प्रोटीन की बात कर ली थी और कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात कर ली थी। इनके बारे में एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। उसके बाद में हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात कर ली थी, मांसल एवं सरस पादपों का RQ और साथ में अवायवीय श्वसन में जो RQ है श्वसन गुणांक है उसकी बात करेंगे। तो श्वसन गुणांक की परिभाषा बहुत ही सिंपल है कि श्वसन की क्रिया में जो जितनी मुक्त CO2 होती है उसका आयतन और जितनी प्रयुक्त O2 होती है उसके आयतन का अनुपात क्या कहलाता है? श्वसन गुणांक। हमने कार्बोहाइड्रेट के RQ की बात की थी। तो कार्बोहाइड्रेट में मैंने आप लोगों को बताया था हमेशा ही इसकी RQ 1 होती है। RQ कितनी होती है? 1 होती है। RQ जो है वो 1 होती है। RQ कार्बोहाइड्रेट की 1 क्यों होती है इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि इसमें O2 और जो CO2 प्रयुक्त होती हैं उनका मान समान होता है। तो CO2 का आयतन 6 है और O2 का भी 6, काटेंगे तो 1 आएगा। इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट की RQ जो है वो 1 आएगी, हमेशा ही याद रखना, जो इस अभिक्रिया द्वारा सीधा सा आपको दिख रहा है। 2 नंबर पे बात थी वसा की RQ। वसा जब श्वसनाधार के रूप में काम आता हूँ तब उसका श्वसन गुणांक जो है वो क्या होगा? तो इसमें बता देता हूँ। वसा की RQ जो है वो उसमें O2 की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? O2 की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। तो हमेशा ही वसा की RQ है वो 1 से कम होगी। क्या होगी? 1 से कम होगी। कैसे कम होगी 1 से? मान लीजिए हमने ये ट्राइपामिटीन लिया, C51H98 O6 के 2 अणु लिए, ठीक है, और इसमें 145 ऑक्सीजन प्रयुक्त हो रहा है और 102 कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, साथ में 98 H2O जो है बन रहे हैं। इसके अंदर अगर हम बात करें कि इसका RQ कैसे निकालेंगे, तो ऑक्सीजन के कितने 102 हैं और O2 के कितने 145 हैं। ये तो कार्बन डाइऑक्साइड के 102 और ऑक्सीजन के कितने हैं 145। इनको काटेंगे तो 0.7 आएगा, अर्थात 1 से कम RQ आती है। इसी प्रकार प्रोटीनों का RQ की बात करते हैं। देखो, प्रोटीन श्वसनाधार के रूप में तब प्रयुक्त होता है जब लंबे समय से भोजन नहीं कर रहा हो मनुष्य, या व्रत रख रहा हो, या निराहार रह रहा हो तब। और प्रोटीन का जब श्वसनाधार के रूप में उपयोग होता है तो वो एक उसको मृत्यु का सूचक होता है, मृत्यु की ओर ले जाता है। इसकी RQ जो है वो लगभग 0.7 से 0.9 के बीच मध्य होती है। 0.7 से 0.9 के मध्य जो है वो होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में हमने बात की थी कार्बोक्सिलिक अम्लों का RQ। कार्बोक्सिलिक अम्ल अगर प्रयुक्त होता है तो इसके अंदर आपको मैं बता देता हूँ, इसमें जो CO2 है वो अधिक मुक्त होती है। CO2 जो है वो क्या होती है? अधिक मुक्त होती है। जैसे कि ये 2COH प्लस O2 का 1 अणु और कार्बन डाइऑक्साइड 4 अणु मुक्त होते हैं। तो इसकी RQ क्या हो जाएगी? CO2 के 4 हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन का 1 है, तो इनको काटेंगे तो 4 आएगा। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों का RQ जो है वो 4 रहता है, क्योंकि इसके अंदर CO2 की अधिक मात्रा होती है। और CO2 का आयतन हम पहले लिखेंगे ऊपर, तो क्या है? ज़्यादा रहेगी। इसके बाद में मांसल एवं सरस पादपों की, जैसे नागफनी है, ठीक है ना, इनमें जो सरस पादपों, इनमें कार्बोहाइड्रेट श्वसनाधार के रूप में प्रयुक्त होता है। कौन प्रयुक्त होता है? कार्बोहाइड्रेट श्वसनाधार के रूप में प्रयुक्त होता है। अर्थात इनका, लेकिन कार्बोहाइड्रेट होता है लेकिन
पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है, पूर्ण ऑक्सीकरण जो है वो नहीं हो पाता है। पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है तो CO2 का निर्माण भी नहीं होता है। तो क्या होगा, CO2 का निर्माण है वो भी नहीं हो पाएगा। तो जैसे अभिक्रिया C6H12 ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोज है वो 3 अणु ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, क्या करेगा, ये जो मेलिक अम्ल है वो बनाता है, C4H6O5 मेलिक अम्ल जो है वो बनाता है। तो इसका RQ की अगर हम बात करें तो 0 होगा, क्योंकि इसमें CO2 का जो निर्माण है वो हुआ ही नहीं है, CO2 का निर्माण नहीं होगा। यहाँ पे O2 के 3 है, CO2 0 है और O2 3 है, तो हमेशा ही मान क्या आएगा, 0 आएगा। तो मासल एवं सरस पादपों का RQ 0 होता है। इसके बाद में अवायवीय श्वसन में RQ, अवायवीय श्वसन के अंदर आपको पता है ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होती है, CO2 इसके अंदर मुक्त होती है, CO2 जो है वो मुक्त होती है, O2 मुक्त नहीं होती है। तो CO2 का आयतन इसके अंदर अभिक्रिया हमने ली, ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज, और ये जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है 2 CO2 के अणु। तो 2 CO2 के अणु हैं, ऑक्सीजन इसके अंदर है नहीं, तो इसका मतलब है अवायवीय श्वसन में RQ जो है वो हमेशा ही अनंत होगी। क्या होगी, अनंत होगी। अवायवीय श्वसन में RQ या श्वसन गुणांक का मान क्या होगा, अनंत होगा। क्या होगा, अनंत होगा। इस प्रकार से हमने बात कर ली किसके, श्वसन गुणांक की बात कर ली, कार्बोहाइड्रेट का RQ, वसा का RQ, प्रोटीनों का RQ, कार्बोक्सिलिक अम्लों का RQ, मांसल एवं सरस पादपों का RQ और अवायवीय श्वसन में RQ की बात कर ली। प्रश्न जो है वो इस प्रकार से आएगा, प्रोटीनों का RQ कितना होता है और क्यों, ठीक है। इसी प्रकार अवायवीय श्वसन में RQ पूछ सकता है, कोई भी इनमें से प्रश्न जो है वो 1 या 2 नंबर का प्रश्न जो है वो आपके पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं, 2 टॉपिक और रहे हैं इस चैप्टर में आपके, एक तो इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्पिरेशंस और जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, जो फैक्टर्स हैं, इफेक्टिंग फैक्टर्स हैं, उनकी हम बात करेंगे। तो अभी हमारा टॉपिक रहेगा अगला, श्वसन का महत्व। सेकंड लास्ट टॉपिक कौन सा है, श्वसन का महत्व। देखो बिल्कुल सिंपल है कि श्वसन क्रिया पादपों में क्या काम आती है, श्वसन हमारे लिए, हमारे पादपों के लिए किस प्रकार से अपना इम्पोर्टेंस रखती है, उसकी हम बात करते हैं। पहला है, श्वसन की क्रिया जब होती है, रेस्पिरेशन की क्रिया हो गई तो उसके फलस्वरूप आपको पता है ऊर्जा प्राप्त होती है, और वो कौन सी ऊर्जा है, ATP ऊर्जा होती है। ऊर्जा प्राप्त होती है, इस ऊर्जा से जो बॉडी के अंदर विभिन्न उपापचयी क्रियाएं होती हैं, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन जो हैं वो अंदर होती हैं। तो उन उपापचयी क्रियाओं को कौन संपन्न करता है, ये श्वसन क्रिया ही संपन्न करती है। 2 नंबर अगर हम बात करें, विभिन्न मध्यवर्ती, देखिए श्वसन की क्रिया के दौरान विभिन्न मध्यवर्ती रासायनिक पदार्थ बनते हैं। कौन बनते हैं, केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं, मध्यवर्ती रासायनिक पदार्थ बनते हैं जो कोशिका उपापचय के लिए आवश्यक होते हैं, सेल मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है। तीसरा, अब देखिए रेस्पिरेशन के अंदर O2 काम में ली जाती है, वायवीय श्वसन की बात करें तो, और इसमें CO2 जो है वो क्या होती है, मुक्त होती है। CO2 के मुक्त होने से जो वायुमंडल में गैसीय संतुलन है वो बना रहता है। वायुमंडल के अंदर गैसीय संतुलन जो होता है वो क्या रहता है, बना हुआ रहता है। तो इसीलिए श्वसन भी जरूरी है, श्वसन की क्रिया वो जरूरी है। 3-4 नंबर है, हम जब भोजन ग्रहण करते हैं तो जटिल और अघुलनशील पदार्थ काम में लेते हैं। कौन से, जटिल और अघुलनशील भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, लेकिन इस श्वसन की क्रिया के माध्यम से ये जटिल अघुलनशील भोज्य पदार्थ हैं, ये सरल एवं घुलनशील भोज्य पदार्थों में बदल जाते हैं, सरल एवं घुलनशील भोज्य पदार्थों में बदल जाते हैं। इसके बाद में लास्ट अगर हम बात करें तो श्वसन की क्रिया के माध्यम से स्थितिज ऊर्जा जो है उसको गतिज ऊर्जा में बदल दिया जाता है। स्थितिज ऊर्जा को किस में बदल दिया जाता है, गतिज ऊर्जा में बदल दिया जाता है। अब हम आगे टॉपिक की बात करते हैं, अगला टॉपिक हमारा जो रहेगा उसकी बात करते हैं, वो है श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक। श्वसन को प्रभावित
करने वाले, श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक, श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक। देखो बच्चों, श्वसन को भी, कोई भी हम प्रकाश संश्लेषण में भी हमने प्रभावित करने वाले कारक पढ़े थे, यहाँ पर भी हम पढ़ेंगे। श्वसन को दो प्रकार के कारक हैं वो प्रभावित करते हैं। कितने प्रकार के कारक हैं? दोनों प्रकार के कारक। एक तो बाह्य कारक, बाह्य कारक या इनको बोला जाता है पर्यावरणीय कारक, या इनको क्या बोला जाता है? पर्यावरणीय कारक इनको बोला जाता है। दूसरे जो है आंतरिक कारक। दूसरा कौन सा है? आंतरिक कारक। सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो बाह्य कारक या पर्यावरणीय कारकों की बात करेंगे। इसके अंदर हम टोटल 5 पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे हम सबसे पहले तापमान, दूसरा हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन, तीसरा हम पढ़ेंगे जल, चौथा हम पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, पांचवा हम पढ़ेंगे लाइट। ठीक है, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और प्रकाश की बात करेंगे। इन क्रियाओं से किस प्रकार से श्वसन की क्रिया है वो इफेक्ट पड़ता है, वो प्रभावित होती है। इसके अलावा आंतरिक कारक के अंदर हम जीवद्रव्य की बात करेंगे। ठीक है, श्वसनीय क्रियाधार कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है या वसा है, इनकी बात करेंगे। इसके अलावा हम कोशिका की जो एज है उसकी भी बातें करेंगे। ठीक है ना, ये हम कुछ बातें इसके अंदर लिख देता हूँ। एक तो जीवद्रव्य की बात करने वाले हैं, एक बात करने वाले हैं श्वसनाधार की, एक बात करने वाले हैं एज ऑफ सेल की, एज ऑफ सेल की बात करने वाले हैं। इसके अलावा ठीक है, चोट या घाव की भी बात हम करेंगे, चोट व घाव। ये कुछ हम आंतरिक कारकों की बात हम विस्तार से करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाह्य कारक तापमान की। टेम्परेचर की बात करते हैं तो देखें, टेम्परेचर श्वसन की क्रिया के लिए 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य अनुकूल होता है। ठीक है, इस सीमा के अंदर जो दर है वो बढ़ती रहती है। दर है वो क्या रहती है? बढ़ती रहती है। श्वसन दर में वृद्धि जो होती है वो वान टाप के नियम के अनुसार होती है। वान टाप वैज्ञानिक का नाम था, उसके नियम के अनुसार होती है। उसका नियम क्या था? याद रखना, वान टाप का नियम पूछ सकता है कि प्रति 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ने पर, प्रति 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ने पर श्वसन की दर जो है वो दुगुनी हो जाती है। श्वसन की दर क्या हो जाती है? दुगुनी हो जाती है। ठीक है, तो और 35 डिग्री से अधिक होने पर दर है वो मंद होने लगती है। तो तापमान जो है वो प्रभावित करता है। दिख रहा है हमें 5 डिग्री से 30 डिग्री तक एक निश्चित सीमा होती है। ठीक है, इसमें दर बढ़ती है। श्वसन दर में वृद्धि वान टाप के नियम के अनुसार होती है। यह नियम ये कहता है कि प्रति 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होने से श्वसन की दर है वो दुगुनी हो जाती है। श्वसन की दर क्या हो जाती है? दुगुनी हो जाती है और 35 डिग्री के बाद ये मंद होने लगती है। दूसरा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वायवीय श्वसन के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन की उपस्थिति। ठीक है, तो वायवीय श्वसन का ये प्रमुख घटक होता है। साथ ही आपको बता देता हूँ, कम ऑक्सीजन है वो वायवीय और अवायवीय श्वसन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। दोनों की क्रिया इसमें होंगी, वायवीय क्रिया भी होगी और अवायवीय क्रिया भी होगी जब ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? कम होती है। लेकिन अगर शून्य हो जाती है तो वायवीय क्रिया नहीं होगी, अवायवीय क्रिया होगी। कौन सा श्वसन होगा? अवायवीय श्वसन होगा, वायवीय श्वसन जो है वो नहीं होगा। साथ में 3 नंबर बता देता हूँ, जल। जल इंपॉर्टेंट भाग होता है। ये उपापचय क्रिया के लिए पादपों में एक माध्यम का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? मेटाबॉलिज्म रिएक्शन के लिए ये एक माध्यम का कार्य करता है। साथ ही आपको बता देता हूँ, जीवद्रव्य के अंदर 90 से 95% जल ही होता है। तो जल जितना जल अधिक होगा उतनी ही जो है वो श्वसन की दर है वो बढ़ती जाएगी। तो जल अति आवश्यक होता है। 4 नंबर लाइट, प्रकाश की बात करते हैं। तो प्रकाश की आपको बताता हूँ, इसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों समान रूप से श्वसन दर चलता रहता है, चाहे उपस्थिति हो चाहे अनुपस्थिति हो। अर्थात कहने का सीधा सा तात्पर्य ये है, प्रकाश का जो प्रत्यक्ष प्रभाव है, डायरेक्टली प्रभाव जो है वो श्वसन की दर पे कोई प्रभाव नहीं डालता है, लेकिन परोक्ष रूप से प्रभाव डालता है।
जैसे तापमान अधिक होने पर प्रकाश अधिक होने पर तापमान में वृद्धि होगी, और तापमान में वृद्धि क्या करती है, श्वसन की दर को बढ़ा देती है। प्रकाश अधिक, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो श्वसन की दर भी बढ़ेगी 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। तो ये जो है श्वसन की दर को बढ़ा देती है। सेकंड प्रभाव ये है कि प्रकाश की उपस्थिति में शर्करा का निर्माण होता है, और शर्करा एक जो है वो श्वसन की क्रिया के लिए मुख्य श्वसनाधार का कार्य करती है। पता है क्या काम करती है, श्वसनाधार का कार्य करती है, तो शर्करा का निर्माण। तीसरा, प्रकाश की उपस्थिति में रंध्र खुले रहते हैं, स्टोमेटा जो है वो ओपन रहते हैं, पढ़ लिया हमने, स्टोमेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ी थी, स्टोमेटा मेथड्स हमने पढ़ा था। तो रंध्र जो है वो खुले रहते हैं, खुले रहने से जो गैसों का विनिमय है वो अच्छी तरह से होता रहेगा, जिससे श्वसन की दर है वो बढ़ेगी। इसके बाद में अगर हम बात करें तो ये 3 मुख्य बातें हो गई। लास्ट आपका है CO2, पर्यावरणीय कारकों या बाह्य कारकों में आपका अंतिम है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मैं बता देता हूँ, जिससे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो जो दर है वो घटेगी। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर दर जो है वो क्या होगी, घटेगी। एक वैज्ञानिक था हित, उन्होंने सिद्ध किया था कि CO2 बढ़ने से रंध्र जो है वो स्टॉप हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, क्लोज्ड हो जाते हैं। हित नाम का वैज्ञानिक था, उसने बताया था कि CO2 बढ़ने से रंध्र जो है वो बंद हो जाते हैं, और बंद होने से O2 नहीं मिल पाएगी, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, और ऑक्सीजन के अभाव में श्वसन की दर है वो घटती जाएगी, लगातार क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये तो थे पर्यावरणीय कारक या बाह्य कारक, इनको बोल सकते हो। तापमान, ऑक्सीजन, जल, प्रकाश और CO2 की हमने बात कर ली। अब आज का अंतिम टॉपिक और इस चैप्टर का भी अंतिम टॉपिक है आंतरिक कारक। मुख्यतः आपके दिए हुए हैं जीवद्रव्य, जर्मप्लाज्म, श्वसनीय क्रियाधार, ठीक है ना, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, एज ऑफ सेल और चोट या घाव, ठीक है। देखो जीवद्रव्य की बात करते हैं हम, तो जिन कोशिकाओं में अत्यधिक जीवद्रव्य होगा, ज़्यादा एक्टिव जीवद्रव्य होगा, उनमें श्वसन की दर है वो अधिक होगी। जो विभज्योति कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं में जीवद्रव्य है वो अधिक पाया जाता है, अधिक जीवद्रव्य होता है और सक्रिय जीवद्रव्य होता है। सो इनके अंदर रेट ऑफ रेस्पिरेशन वो क्या होगी, अत्यधिक होगी, श्वसन की दर है वो अधिक होगी। दूसरा है श्वसनीय क्रियाधार। देखिए श्वसनीय क्रियाधार के रूप में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टेज आदि का त्वरित प्रयोग किया जाता है, ठीक है। श्वसनीय क्रियाधार भी इसमें जो है वो महत्वपूर्ण रखते हैं। तीसरा है कोशिका की आयु। देखिए कोशिका की आयु, तरुण सेल्स जो हैं उनमें श्वसन की दर तेज होगी या जो है वो अधिक होगी। नई कोशिकाएं हैं उनमें अधिक होगी। जैसे जैसे प्रौढ़ व वृद्ध की ओर जाएंगी तो उनमें क्रमशः क्या होती जाएंगी, जो श्वसन की दर है वो धीरे होती जाएगी। चोट या घाव वाले स्थानों पर श्वसन की दर जो है वो तीव्र होती है। चोट या घाव वाले स्थानों पर श्वसन की दर है वो क्या होती है, अधिक होती है या तीव्र होती है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमारा इस चैप्टर, ये जो चैप्टर है 11 नंबर श्वसन या रेस्पिरेशंस, ये पूरा हो चुका है। इसके बाद हम 12 नंबर चैप्टर की बात कल से शुरू करेंगे। तो ये दोनों ही चैप्टर 10 और 11 नंबर आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ये दोनों चैप्टर बड़े भी थे जिनका हमने अध्ययन किया। जल्द ही आपकी ये यूनिट जो है आने वाले 4 या 5 दिन में पूरी हो जाएगी। तो इन दोनों चैप्टरों का आपको विस्तार से अध्ययन जो है वो करना है।